Good morning, class. Today we are going to revise Education Evaluation, Action Research and Innovation, Unit First, अध्याय 1। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो शैक्षिक नवाचार की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे किस तरह से क्या चीज़ें हैं उसके बारे में देखेंगे। इसके पहले प्रीवियस लेक्चर में हम लोग काफ़ी कुछ रिवाइज कर चुके हैं। सारा सिलेबस आपका फिनिश हो गया है, हम लोग का रिवीजन सेशन चल रहा है, तो अभी तक काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हैं। उसी के आगे का हम लोग स्टार्ट करेंगे। कुछ चीज़ें जो बाकी रह गई हैं उसको हम लोग आज रिवाइज करेंगे, किस तरह से क्या चीज़ें हैं, और जहाँ भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको शॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, और जो भी चीज़ें उनको बेहतर तरीके से समझ के याद रखने की कोशिश करेंगे। तो जो हमारा अध्याय का फर्स्ट जो अध्याय है उसका नाम है आपका मापन एंड मूल्यांकन, यानी कि मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन जो है आपका चैप्टर का नाम है। और पहले हम लोग एक बार देख लेंगे कि क्या क्या चीज़ें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं या हम लोगों ने रिवाइज कर लिया है। तो अगर हम लोग बात करेंगे मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन की, यानी कि मापन एवं मूल्यांकन की हम लोग जब बात करेंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। सबसे पहले चीज़ तो कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं तो उसका कॉन्सेप्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस चैप्टर को अगर हम देखेंगे तो बेसिकली ये 2 पार्ट्स में चीज़ें डिवाइड की गई हैं। पहले हाफ में हम लोग बात करेंगे मेजरमेंट की, और दूसरे हाफ में बात हुई है यहाँ पे इवेल्युएशन की, यानी कि मापन एवं मूल्यांकन की। फिर इन दोनों के जब बारे में हम लोग बात कर लेंगे तो उसके बाद आएगा इन दोनों में क्या मेजर डिफरेंसेस होते हैं, तो उसके बारे में भी आगे चैप्टर में हम लोग रिवाइज करेंगे कि किस तरह से क्या चीज़ें हैं। तो सबसे फर्स्ट बेसिकली हम लोग ने बात की थी कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट की। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यानी कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, इसका क्या अर्थ एवं परिभाषाएं हैं, या इससे रिलेटेड बहुत सारे विद्वानों ने अपने हिसाब से अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरह से क्या चीज़ें हो जाती हैं। या उन्होंने जैसे ऐसे स्टीवेंस ने इन्होंने कहा था कि जो मेजरमेंट है या मापन है, किसी भी वस्तु को या स्वीकृत नियमों के द्वारा वस्तु को अंक प्रदान करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम मापन कह सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी परिभाषा और अर्थ के बाद उसकी विशेषताओं की, यानी कि मेजरमेंट की क्या क्या विशेषताएं होती हैं उसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। विशेषताओं के बाद हम लोगों ने उसके उद्देश्यों के, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स की बात की थी। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल मेजरमेंट की बात की थी हम लोगों ने। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वो था शैक्षिक मापन के स्तर, यानी कि हम लोगों ने लेवल्स की बात की थी, जो कि 4 तरीके के थे। कौन कौन से थे उसको एक बार हम लोग फिर से देखेंगे। पहला आपका था नामित, दूसरा है क्रमित, तीसरा था आपका आंतरिक, और चौथा था अनुपातिक। तो इस तरीके से हम लोगों ने इनके स्तरों की बात की थी। फिर उसके बाद से क्या चीज़ें आ गई थी कि शैक्षिक मापन के चरों की हम लोगों ने बात की थी, यानी कि जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग थी वो थी शैक्षिक मापन के चर, यानी कि जिसको इंग्लिश में वेरिएबल्स कहा जाता है। इसके भी 2 प्रकार थे हमारे। सबसे फर्स्ट था आपका गुणात्मक और दूसरा था आपका मात्रात्मक। मात्रात्मक भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, यानी कि 2 भाग में विभक्त था। पहला है आपका सतत और दूसरा था असतत। तो इस तरीके से हम लोगों ने बात की थी वेरिएबल्स की। फिर उसके बाद बात की थी हम लोगों ने शैक्षिक मापन के आवश्यक तत्वों के, यानी कि इसेंशियल एलिमेंट्स की बात की थी हम लोगों ने कि कौन कौन सी चीज़ें हो जाएंगी। इसके अंतर्गत हम लोगों ने 3 पॉइंट में चीज़ों को समझा था कि गुणों की व्याख्या, गुणों की कार्यकारी परिभाषा, और थर्ड एंड लास्ट जो था वो गुणों को इकाइयों के रूप में अभिव्यक्त करने का था। तो इस तरीके से ये 3 पॉइंट थे जो कि बताते हैं किस तरीके से शैक्षिक मापन के आवश्यक तत्व कौन कौन से हो जाते हैं, या किस तरीके से हम विथ एग्जाम्पल हमने इन चीज़ों को समझा था। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग थी वो थी शैक्षिक मापन का क्या महत्व है। उसको भी हम लोगों ने 8-10 पॉइंट में चीज़ों को समझा था कि किस तरह से शैक्षिक मापन का क्या महत्व है, कहाँ कहाँ इसकी इंपॉर्टेंस हो जाती है, तो उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने बात की शैक्षिक मापन के प्रकारों की। हम लोगों ने बात की थी कि कौन कौन से प्रकार होते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने यह रिवाइज किया था। अब एक बार फिर से उसको रिवाइज करते हैं कि शैक्षिक मापन के जब हम प्रकारों की बात करते हैं तो कितने प्रकार के होते हैं, या विथ एग्जाम्पल हमने चीज़ों को समझा था। तो जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाता है, ठीक है। तो शैक्षिक मापन के चरों की जब हम लोग बात करते हैं तो ये 3 प्रकार के हो जाते हैं। सबसे फर्स्ट जो था वो है आपका मानसिक या सामान्यीकृत जिसको कहा जाता है, और जो दूसरा है आपका भौतिक या निरपेक्ष मापन कहलाता है, और तीसरा जो था वो इप्सेटिव मापन कहलाता था। तो इस तरीके से ये हो जाते हैं मापन के आपके प्रकार। इसके बाद जो था हमारा जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग हम लोगों ने रिवाइज की थी शैक्षिक मापन के कार्यों की।
तो इसको भी हम लोगों ने कुछ पॉइंट के अंतर्गत चीज़ों को समझा था कि किस तरीके से 4 से 5 पॉइंट थे। तो इसमें सबसे फर्स्ट जो फंक्शन की बात हम लोग कर रहे थे वो था यहाँ पे शैक्षिक। जब हम लोग बात करते हैं शैक्षिक मापन के कार्य कौन कौन से हो जाते हैं, तो सबसे फर्स्ट इसमें जो था वो है भविष्यवाणी करना। दूसरा था आपका यानी कि भविष्यवाणी यानी कि टू प्रिडिक्ट। दूसरा था तुलना करना यानी कि टू कंपेयर। फिर नेक्स्ट जो था वो आविष्कार करना यानी कि टू इन्वेंट। और उसके बाद था आपका सलाह देना यानी कि टू एडवाइस। और जो लास्ट आपका था वो था निदान करना यानी कि डायग्नोसिस। जो भी समस्या आ रही है, जो भी है, उसका कैसे निवारण, क्या चीज़ें की जा सकती हैं। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हो जाते हैं जो कि आपको बताते हैं कि शैक्षिक मापन के कौन कौन से कार्य होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कार्य हो जाते हैं। उसके बाद जो हमारी लास्ट हेडिंग थी इसमें थी आपकी शैक्षिक मापन की सीमाएं। जैसे कोई भी चीज़ कार्य करते हैं या कोई भी कार्य है तो मापन है अपने आप में एक बहुत इस तरीके से चीज़ें कह सकते हैं। तो इसकी भी कुछ सीमाएं हैं यानी कि लिमिटेशंस की हम लोग बात कह सकते हैं कि शैक्षिक मापन की भी कुछ सीमाएं हैं। जैसे कि इसको किस तरीके से हमने समझा था कि जो शैक्षिक मापन का स्वरूप जो है वो व्यवस्थित होता है, जिसकी वजह से काफ़ी ये प्रक्रिया जो होती है वो काफ़ी जटिल होती है। जटिल यानी कि कॉम्प्लेक्स होती है। फिर उसके बाद और क्या चीज़ें इसमें इंक्लूडेड थी कि आपका शैक्षिक मापन का जो क्षेत्र है वो बहुत सीमित है और हर जगह व्यवस्थाएं। तो इस तरीके से हम लोगों ने सीमाओं के बारे में पूरा रिवीजन किया था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने बात कर चुके हैं ऑलरेडी इस चैप्टर में। उसके आगे का जस्ट आज हम लोग बात करेंगे जो हमारा आज का टॉपिक होगा, जिसको हम लोग आज बेहतरीन तरीके से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ये डिस्कस करेंगे भी। तो उसमें जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है वो है आपका शैक्षिक मापन। अभी हम लोगों ने बात की थी उसी के जस्ट आगे आता है आपका शैक्षिक मूल्यांकन यानी कि एजुकेशनल इवैल्यूएशन की बात करेंगे। स्टार्टिंग में ही हमने बताया कि जो चैप्टर का हमारे नाम है वो है मापन एवं मूल्यांकन। तो फर्स्ट हाफ में हम लोगों ने काफ़ी बातें कर ली मापन से रिलेटेड, मापन से जुड़ी सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने शुरुआत उसकी अवधारणा से लेकर विशेषताएं, उद्देश्य और लास्ट जो हेडिंग थी हमारी वो सीमाएं थी शैक्षिक मापन की। उसके बाद हम नेक्स्ट हमारा जो हेडिंग शुरू होता है वो है शैक्षिक मूल्यांकन यानी कि एजुकेशनल इवैल्यूएशन की हम लोग आज बात करेंगे। किस तरह से क्या चीज़ें हैं, जिस तरीके से हम लोगों ने मापन के बारे में ओवरऑल सारी चीज़ें पढ़ी थी उसी तरीके से हम इसमें भी सारी चीज़ों के बारे में बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। एक एक चीज़ों पर डिस्कस करेंगे किस तरह से क्या चीज़ें हैं। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है इसमें कॉन्सेप्ट की हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले मूल्यांकन यानी हम लोग की शैक्षिक मूल्यांकन की बात कर रहे हैं, एजुकेशनल इवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं। तो इसको सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट की हम लोग बात करेंगे। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख भी रही होंगी चीज़ें, मूल्यांकन का प्रत्यय यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन की हम लोग बात करेंगे। को इसको किस तरीके से हम समझ सकते हैं कि शैक्षिक मूल्यांकन जो होता है वो न केवल ऐसा नहीं है कि शिक्षा शैक्षिक प्रक्रिया जो होती है उसी का आवश्यक अंग होता है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि जीवन प्रक्रिया में भी इसका महत्वपूर्ण यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और शिक्षण क्रिया के द्वारा बेसिकली क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति है तो उसके 3 पक्षों का विकास किया जाता है। आपका सबसे पहले हो जाता है कॉग्निटिव यानी कि ज्ञानात्मक, अफेक्टिव यानी कि भावात्मक, और लास्ट में आ जाता है साइकोमोटर यानी कह सकते हैं कि क्रियात्मक जो पक्ष होते हैं, इन सब चीज़ों का विकास होता है। अब इसके पहले हम लोगों ने बात कर चुके हैं कि मापन क्या होता है, उससे रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में। अब हम लोग बात कर रहे हैं मूल्यांकन की। तो इन दोनों में अगर हम लोग बात करें तो ये कह सकते हैं कि जो मापन की अपेक्षा मूल्यांकन है, यानी इसके पहले हम लोग ऑलरेडी मापन के बारे में पढ़ चुके हैं, यानी मेजरमेंट के बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं, सारी चीज़ों के बारे में, उसमें सारे पहलुओं के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो मापन है वो मूल्यांकन की अपेक्षा ज़्यादा व्यापक है। तो इस तरीके से ये एक बात हो जाती है। फिर इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं उस पर हम लोग फोकस करेंगे कि मापन के अंदर किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणों अथवा विशेषताओं का वर्णन मात्र ही नहीं किया जाता, बल्कि अब इसमें कह सकते हैं कि इस तरीके से कि मापन के अंतर्गत किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुणों अथवा विशेषताओं का वर्णन मात्र ही नहीं किया जाता, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति अथवा वस्तु के गुणों की विशेषताओं की वांछितता पर दृष्टिपात किया जाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो मापन है, इसके पहले हम लोगों ने बात की थी मापन की यानी कि मेजरमेंट की, वास्तव में जो मेजरमेंट है मूल्यांकन का ही एक अंग है। इस तरीके से हम कह सकते हैं एक पार्ट होता है। मूल्यांकन एक ऐसा कार्य या प्रक्रिया होती है जिसमें मापन से प्राप्त परिणामों की वांछितता का निर्धारण किया जाता है। मापन वास्तव में स्थित निर्धारण है, जबकि मूल्यांकन उस स्थिति का कह सकते हैं कि मूल्यांकन होता है। ठीक है, किसी गुण अथवा विशेषता की कितनी मात्रा व्यक्ति में उपलब्ध है, इस प्रश्न का जो उत्तर
मापन से प्राप्त होता है, जबकि उस व्यक्ति में उपस्थित गुण यानी कि जो भी क्वालिटीज होंगी या विशेषताओं की जब हम लोग बात करते हैं कि मात्रा किसी उद्देश्य की दृष्टि से कितनी संतोषप्रद है या सेटिस्फैक्टरी है अथवा कितनी वांछनीय है यानी कि डिजायरेबल है, इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर मूल्यांकन से निर्धारित होता है। छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि को अंकों में व्यक्त करना मापन का उदाहरण होता है, जबकि छात्रों के प्राप्तांकों के आधार पर उनकी उपलब्धि के स्तर के संबंध में संतोषजनक अथवा असंतोषजनक स्थिति यानी कि हम कह सकते हैं सेटिस्फैक्टरी और अनसेटिस्फैक्टरी की जो सिचुएशन होती है उसका निर्धारण मूल्यांकन का उदाहरण हो जाता है। तो ये आपकी एक बात हो जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो मापन का क्षेत्र है वो बहुत संकुचित होता है, और अगर हम कंपेयर करें मूल्यांकन से तो हम ये कह सकते हैं कि जो मूल्यांकन का क्षेत्र है वो मापन की अपेक्षा विस्तृत होता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को फिर से एक बार रिपीट करते हैं। जहाँ मापन का क्षेत्र संकुचित होता है वहीं मूल्यांकन का जो क्षेत्र है वो अत्यंत विस्तृत होता है। ठीक है, इसलिए मापन की अपेक्षा मूल्यांकन जो है वो अधिक महत्वपूर्ण या इस तरीके से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। शिक्षा के अंतर्गत अगर हम लोग बात करते हैं शिक्षा प्रक्रिया की, तो विधियों यानी कि कोई भी मेथड है, कोई भी प्रविधियों, पुस्तकें हैं, जो भी शिक्षण उद्देश्य सभी शामिल होते हैं, वह सभी का मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन, अब इसमें हम क्या कह सकते हैं कि जो मूल्यांकन होता है वो ऐसा नहीं है कि किसी वस्तु या किसी पदार्थ का संग्रह करना या उसको इकट्ठा करना या फिर हम उसके द्वारा चीज़ों को कलेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि इस प्रक्रिया के द्वारा हम क्या करते हैं कि एक निर्णय तक पहुंचते हैं कि किस तरह से क्या चीज़ें हैं। तो ये बात हो जाती है। मूल्यांकन कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिससे हम पदार्थों का संग्रह कर सकें, इसके द्वारा हम एक निर्णय पर पहुंचते हैं। शिक्षक जब अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु अधिगम यानी कि लर्निंग स्थिति का निर्माण कर लेता है तो वह परीक्षा का निर्माण कर उसे प्रशासित करता है। इस परीक्षा के आधार पर ही वह निर्णय लेता है कि शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति कहाँ तक हुई है। जाहिर सी बात है, जब आपका परीक्षण किया जाता है या इस तरीके से चीज़ें होती तभी तो पता चलता कि जो भी चीज़ें आपको सिखाई गई हैं या जो भी शिक्षण टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस हुई है उसमें कितना बच्चे ने वांछित लक्षण उसके अंदर इनकलकेट किए गए हैं या इस तरीके से चीज़ें पता चलती हैं। तो तथा मूल्यांकन के आधार पर ही शिक्षक को सकारात्मक तथा नकारात्मक जो रीइंफोर्समेंट यानी कि जिसको हिंदी में पुनर्बन कहा जाता है उसे प्राप्त होता है, और आगे हम कह सकते हैं कि आगे वह उत्तम साधनों का उपयोग करता है। अब जैसे चूंकि परीक्षण हो चुका है, उससे क्या होगा कि निगेटिव या पॉजिटिव जिस भी तरीके से रीइंफोर्समेंट की बात होती है, या आगे क्या होगा कि अगर कोई चीज़ की ज़रूरत है कि और बेहतर तरीके से उसमें सुधार या उपचारात्मक शिक्षण की ज़रूरत है तो उन सब चीज़ों को एड ऑन किया जा सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि उत्तम साधनों का प्रयोग करता है। ठीक है, इसमें अब चीज़ें क्या जाती हैं जिससे कि उसमें उससे संबंधित कौशल का विकास होता है। इसके द्वारा शिक्षण निष्पक्ष यानी कि अचीवमेंट टेस्ट यानी कि मापदंड या क्राइटेरियन टेस्ट या हम कह सकते हैं नॉर्म रेफरेंस टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं जिसके अभी हम लोग बात कर रहे थे मूल्यांकन की, कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे, कॉन्सेप्ट ऑफ यहाँ पे इवैल्यूएशन की हम लोग बात कर रहे थे, यानी कि शैक्षिक मापन की क्या क्या अवधारणा हो जाती हैं तो उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, तो ये एक बात हो जाती है। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है वो मूल्यांकन का अर्थ एवं परिभाषा है। इसके पहले हम लोगों ने मापन की बात की थी तो उसमें भी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, और उसके बाद क्या था कि उसका भी क्या अर्थ है या क्या परिभाषा है उसको हम लोगों ने समझा था कि किस तरह से क्या चीज़ें बताई जाती हैं। तो इसके आगे हम लोग बात करेंगे मूल्यांकन का अर्थ एवं परिभाषाओं की, यानी कि मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इवैल्यूएशन की बात करेंगे। अब मूल्यांकन की अगर हम लोग बात करते हैं तो मूल्यांकन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, मूल्य प्लस अंकन। अब इसमें क्या चीज़ें आ जाती हैं कि अतः मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ जो होता है उसका यानी कि शाब्दिक अर्थ क्या होगा, किसी वस्तु, व्यक्ति, विषय या स्थिति के गुण दोषों का विवेचन करके उसके संबंध में सही निर्णय करना या उसके वास्तविक मूल्य का निर्धारण करना। मूल्यांकन एक विस्तृत सद्देशपूर्ण तथा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। दूसरे शब्दों में या इन अनदर वर्ड्स हम क्या कह सकते हैं कि मूल्यांकन द्वारा किसी मापित वस्तु का अवलोकन कर उसकी
उपयुक्तता यानी कि उसकी जो भी यूटिलिटी है या इस तरीके से हम कह सकते हैं, तथा मूल्य का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, तो ये एक बात हो जाती है। इसको और बेहतर तरीके से किस तरीके से हम चीज़ों को समझ सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन से अभिप्राय छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि से होती है। क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, अभी हम लोगों ने बात की थी मापन की, फिर उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं मूल्यांकन की। तो मापन मूल्यांकन आपस में संबंधित है, और वही चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में जो मूल्यांकन का अभिप्राय होता है वो क्या चीज़ हो जाती है कि हम टीचिंग लर्निंग की जो भी प्रोसेस करते हैं वो पूरी सिचुएशन होती है, या इस तरीके से वो पूरा चीज़ें पूरी जो भी विधि हम लोग यूज़ करते हैं या जो भी चीज़ें चलती हैं, उसके बाद क्या होता है कि जो भी आपका करिकुलम होता है उसमें वांछित लक्षणों की प्राप्ति के लिए जो भी हम बच्चों को सिखाते हैं या जो भी स्टूडेंट को फीडबैक दिया जाए, तो उसके बाद एग्ज़ाम लिए जाते हैं। तो इस तरीके से क्या चीज़ें हो जाती हैं यहाँ की आपका मूल्यांकन के द्वारा या कोई भी टेस्ट लिया जाता है उसमें फिर मूल्यांकन चीज़ें की जाती है। तो मूल्यांकन के द्वारा हम ये कह सकते हैं कि हमें ये पता चलता है कि हमारे उद्देश्य की प्राप्ति किस हद तक हुई है या किस सीमा तक हुई है, यानी कि बच्चों का जो प्राप्तांक होता है उससे हम ये निर्धारित कर सकते हैं, एक निर्णय तक पहुंच सकते हैं कि कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है या कहाँ क्या बेहतर चीज़ तरीके से चीज़ें हो रही हैं। तो ये एक बात हो जाती है। ठीक है, मूल्यांकन को शिक्षा हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन से अभिप्राय छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि से है। मूल्यांकन प्रक्रिया में किसी कार्यक्रम के द्वारा प्राप्त उद्देश्यों तथा उपलब्धियों की वांछितता को ज्ञात किया जाता है। यानी कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया होती है जो ये बताती है कि वांछित उद्देश्यों की किस सीमा तक यानी कि किस लिमिट तक प्राप्त किया जा चुका है। मूल्यांकन के अंतर्गत छात्रों के व्यवहार के गुणात्मक व मात्रात्मक वर्णन के साथ साथ अभी यहाँ पे क्या चीज़ें बात की, दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट हम लोगों ने यूज किए, गुणात्मक व मात्रात्मक वर्णन के साथ ही साथ व्यवहार की वांछितता से संबंधित मूल्य निर्धारण में भी निहित रहता है। तो ये एक बात हो जाती है। और उसके आगे हम लोग बात करेंगे इसी चीज़ को और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। मूल्यांकन को शिक्षा प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। ये हम लोग शुरू में भी इस बात को डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि वह शिक्षा प्रक्रिया के सभी स्तरों, उद्देश्यों के निर्माण, शिक्षण अभिगमन प्रक्रिया, पाठ्यक्रम योजना, परीक्षण आदि सभी में पाया जाता है। क्योंकि इसमें बालक सीखने के साथ साथ वांछित शैक्षिक लक्षणों के अनुरूप अपने व्यवहार में भी परिवर्तन लाता है। साथ ही साथ इसके द्वारा यह भी जानने का प्रयत्न किया जाता है कि बालक की संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास किस सीमा तक हुआ है। साथ ही विद्यालय में शिक्षण पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि आदि की सफलता के बारे में भी जानकारी करने में मूल्यांकन प्रक्रिया सहारा दे मतलब इसका सहारा लिया जाता है मूल्यांकन प्रक्रिया का। इसके द्वारा कार्य के विभिन्न स्तरों के अलग अलग पक्षों का मूल्य निर्धारण किया जाता है। संक्षेप में इस चीज़ को कैसे कह सकते हैं, इन शॉर्ट हम इन सब चीज़ों को किस तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ पे अभी हम लोगों ने बात कर रहे थे, इन शॉर्ट हम किस तरीके से कह सकते हैं, यानी कि अगर हम लोग बात करें संक्षेप में, मूल्यांकन वह व्यापक प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत विषय वस्तु की उपयोगिता के विषय में पता चलता है। तो ये एक बात हो जाती है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, ये हो जाता है अर्थ कुछ परिभाषाओं की। बहुत सारे अलग अलग विद्वानों ने अपने अनुसार मापन के लिए अपने हिसाब से जो भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू रहा है, यानी कि अकॉर्डिंग टू अपने हिसाब से उन्होंने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। जैसे कुछ एग्जांपल को हम लोग देखेंगे तो किस तरीके से कुछ परिभाषाएं रेमंड और गेज के अनुसार मूल्यांकन के अंदर व्यक्ति या समाज अथवा दोनों की दृष्टि में जो उत्तम या वांछनीय है उसको मानकर चला जाता है। कहने का मतलब कि मूल्यांकन के द्वारा हम ये कह सकते हैं कि किस तरीके से अब तक बच्चे ने कितनी सीमा तक किन उद्देश्यों की प्राप्त किया है, तो इसको हम पता कर सकते हैं। यानी कि डांडे के अनुसार इन्होंने क्या परिभाषा दी, मूल्यांकन हमें यह बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है। तो ये कुछ आपके परिभाषाएं हो जाती हैं जो अलग अलग व्यक्तियों ने अपने अनुसार बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं। तो ये एक बात हो जाती है। कुछ चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है कि जो भी परिभाषाएं भी हम लोग देख रहे हैं, जो डिस्कस कर रहे हैं, परिभाषाओं के विश्लेषण के आधार पर कुछ चीज़ें बताई जा सकती हैं, यानी कि कुछ पॉइंट्स को हम कह सकते हैं। सबसे फर्स्ट इसमें बात करेंगे, मूल्यांकन उद्देश्यपूर्ण, व्यापक एवं क्रमबद्ध प्रक्रिया है। अब इसको किस तरीके से कहते हैं, पहले तो ये उद्देश्यपूर्ण है, व्यापक है यानी कि ब्रॉड है, और एक सीरियल में चलने वाली प्रक्रिया हो जाती है कि इस तरीके से क्रमबद्ध प्रक्रिया है। मूल्यांकन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, यानी कि ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस हो जाती है आपकी। मूल्यांकन जो होती है वो निदानात्मक होती है, यानी कि निदान करती है जो भी समस्या है या जो भी चीज़ें आ रही है या एक निर्णय तक हम पहुँचते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हो जाते हैं।
उसके बाद इसमें जो हमारे नेक्स्ट पॉइंट आता है, यानी कि नेक्स्ट हेडिंग जो आती है वो है मूल्यांकन की विशेषताएं। किस तरीके से मूल्यांकन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और शुरू में भी एक दो बार डिस्कस कर चुके हैं। इसका सबसे फर्स्ट पॉइंट इसमें आता है जो कि है मूल्यांकन एक व्यापक प्रत्यय है। यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि एक ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जिसमें विद्यार्थी की प्रगति के बारे में जानने हेतु अनेक तरह के प्रयास किए जाते हैं। तो ये एक बात हो जाती है। नेक्स्ट इसमें क्या हेडिंग आ जाती है, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट जो आ जाता है उसमें ये चीज़ें हो जाती है कि मूल्यांकन से छात्रों के विषय में सार्थक भविष्यवाणी की जा सकती है। अब इसको किस तरीके से हम समझ सकते हैं कि हमें पता है कि बच्चे ने या स्टूडेंट ने किस सीमा तक किस उद्देश्यों की प्राप्ति है, ये हम टेस्ट करेंगे या जो भी परीक्षाएं ली जाती हैं उसके द्वारा पता चल जाता है मूल्यांकन से। तो अब इसमें क्या हो जाता है कि हम भविष्यवाणी कर सकते हैं या एक निर्णय तक पहुंचते हैं। तो ये भी हम यहाँ पे कह सकते हैं जब हम बात करते हैं मूल्यांकन की विशेषताओं की, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवैल्यूएशन की जब हम लोग बात करते हैं तो मूल्यांकन से छात्रों के विषय में सार्थक भविष्यवाणी की जा सकती है। तो ये एक बात हो जाती है। मूल्यांकन शिक्षकों को अपने शिक्षण व्यवस्था के मापन व सुधार का अवसर प्रदान करता है। चूंकि मूल्यांकन है, यहाँ पे हम इवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं तो इससे बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। उसके साथ साथ ये भी चीज़ें हो जाती है कि किस तरीके से शिक्षण व्यवस्था में किस चीज़ की ज़रूरत है, या कहाँ रेमेडी की ज़रूरत है, या कहाँ निदान चाहिए, या कहाँ हम उपचारात्मक शिक्षण का उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से इन सब चीज़ों में भी सुधार किए जा सकते हैं। तो ये भी एक बात हो जाती है, इनकी विशेषता के अंतर्गत चीज़ें आ जाती हैं। मूल्यांकन शिक्षण अभिक्रिया व शैक्षिक प्रक्रिया का अभिन्न व अपरिहार्य अंग होता है। तो यानी कि इस तरीके से कह सकते हैं हम। नेक्स्ट इसमें क्या चीज़ें आ जाएंगी कि मूल्यांकन से आगे की शैक्षिक नीति का निर्धारण किया जाता है व शैक्षिक आधार प्रस्तुत किए जाते हैं। तो ये कुछ विशेषताएं हो जाती हैं आपकी कि किस तरीके से क्या हम लोग शैक्षिक मापन की क्या क्या विशेषताएं हो जाती हैं। कुछ और पॉइंट को डिस्कस करेंगे। मूल्यांकन अधिगमन प्रक्रिया से उत्पन्न अनुभवों की उपयोगिता के संबंध में निर्णय लेता है, अर्थात बालक ने जितना सीखा है उसका वह अपने भावी भविष्य में। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि आपको आर्थिक हर एक स्तर पे मजबूती प्रदान करना। तो इसमें ये सब चीज़ें कह रहे हैं कि जो भी शिक्षा सीखी गई है उसको भविष्य आगे आने वाले समय में उसको किस तरीके से वो यूज़ करेगा या उसकी क्या उपयोगिता हो जाती है, उसका वह अपने भावी जीवन में कितना प्रयोग करता है एवं उसकी उपयोगिता व सार्थकता कितनी है। तो ये एक बात हो जाती है। इसकी विधियों एवं तकनीकियों का क्षेत्र कुछ परीक्षणों व परंपरागत तक की सीमा न होकर बहुआयामी साधनों के प्रयोग हेतु काफी लचीला यानी कि फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि सिचुएशन के हिसाब से चीजें मोल्डेबल हो एवं व्यापकता प्रदान करता है। लास्ट पॉइंट इसमें आ जाता है कि इसके द्वारा निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के संदर्भ में शिक्षार्थी एवं शिक्षण विधियों एवं शैक्षिक व्यवस्था की गुणवत्ता कैसे रही है इसकी जांच संभव है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं कुछ। उसके बाद इसमें क्या है, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, आपका स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, मूल्यांकन के उद्देश्यों की हम लोग बात करेंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स। अब हम लोग बात करेंगे मूल्यांकन के उद्देश्यों की, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इवैल्यूएशन की बात करेंगे। तो इसको भी कुछ पॉइंट के अंतर्गत हम चीज़ों को समझ सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हो जाएंगी। तो एक एक पॉइंट को थोड़ा सा देखेंगे किस तरह से क्या चीज़ें हैं। सबसे फर्स्ट इसमें जो पॉइंट आपका आता है वो है अधिगम की प्रेरणा, यानी कि हम कह सकते हैं कि मूल्यांकन के द्वारा बालक के अधिगम से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं या जो भी कठिनाइयाँ आ रही हैं उसका तो पता चलता ही साथ ही साथ उसको हम क्या कह सकते हैं कि अधिगम यानी कि लर्निंग के लिए प्रेरित किया जाता है इसमें, एवं पूर्व निर्धारित उद्देश्यों तक पहुंचने का, और जो हमने पहले से डिसाइड कर रखा है कि इस सीमा तक हमें इन उद्देश्यों की प्राप्ति कर लेनी है उसका प्रयास किया जाता है। छात्रों को अर्जित ज्ञान का स्तर बताया जाता है कि किस तरह से क्या चीज़ें हैं। तो ये एक बात हो जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी ज्ञान की जांच एवं विकास की जानकारी। छात्र ने निर्धारित पाठ्यक्रम से उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक की है, इससे उसका विकास किस सीमा तक हुआ है, विकास में बाधक तत्व कौन कौन से हैं। तो ये ओवरऑल सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि आपका ज्ञान की जांच एवं विकास की जानकारी आपका उद्देश्यों के अंतर्गत आ जाता है। फिर जिसमें नेक्स्ट है आपका थर्ड है शिक्षक सहायक सामग्री की उपदेयता की जानकारी, यानी कि किस तरीके से चीज़ों को हम कह सकते हैं कि मूल्यांकन की सहायता से शिक्षण विधियों का विकास किया जाता है एवं नवीन अधिगम यानी कि नए नए जो भी लर्निंग सामग्रियां होती हैं उसके चयन को प्रोत्साहित किया जाता है। नेक्स्ट इसमें आता है आपका व्यक्तिगत विभिन्नताओं की जानकारी।
यानी कि शिक्षा की जब हम लोग बात करते हैं तो हर व्यक्ति अपने आप में आपस में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं की जानकारी यानी कि मूल्यांकन के माध्यम से छात्रों के पारस्परिक विभिन्नता का पता चलता है कि कौन सा विद्यार्थी किस चीज़ में कैसे है, क्या है, या क्या विभिन्नताएं हैं। उससे उनके शारीरिक मनोवैज्ञानिक गुण दोषों का पता चलता है। तो ये एक बात हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें जो हेडिंग आती है आपकी वो है निदान, यानी कि हम बात करेंगे मूल्यांकन एक प्रमुख उद्देश्य छात्रों के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करके आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करता है। तो ये एक तरह का निदान के अंतर्गत चीज़ें आ जाती हैं कि किस तरह से जो भी कमजोरियां हैं या जो भी कठिनाइयां आ रही हैं उनको दूर करके चीज़ों को बेहतर की जाती हैं, उसमें सहायता की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है 6 पॉइंट जो है आपका प्रमाण पत्र प्रदान करना। अब इसमें क्या हो जाता है कि जो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है यानी कि शिक्षणाभिक्रम जो प्रक्रिया होती है उसमें हम चीज़ों को सिखाते हैं, वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं और फिर बाद में क्या होता है कि एक निश्चित समय के बाद हम उसका परीक्षण करते हैं, यानी कि टेस्ट या जो भी परीक्षाएं ली जाती हैं, फिर उसका मापन मूल्यांकन होता है कि किस तरह से क्या चीज़ें हैं। तो उसके द्वारा क्या होता है हम एक निर्णय तक पहुँचते हैं मूल्यांकन के बाद। वो जो निर्णय होता है तो उसमें क्या चीज़ें हो जाती हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना जिस तरीके से उसके प्राप्तांक है या जो भी मूल्यांकन उसको प्राप्त हुआ है तो उसके आधार पर हम उससे रिलेटेड प्रमाण पत्र देते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि मूल्यांकन की सहायता से छात्रों को कक्षों के अध्यापनांत उनकी प्रगति के संबंध में जानकारी दी जाती है कि वो बच्चे ने किस तरह से क्या चीज़ें प्राप्त की, उसको प्रमाण पत्र के फॉर्म में चीज़ें बताई जाती हैं या दी जाती हैं। नेक्स्ट इसमें हमारा क्या चीज़ आ जाता है, पाठ्यक्रम में सुधार। ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ आ जाती है कि जब हम लोग बात करते हैं मूल्यांकन की तो जो हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग हो जाती है पाठ्यक्रम में सुधार। फिर उसके बाद आ जाता है मानकों का निर्धारण कि किस तरीके से मूल्यांकन की सहायता से परीक्षण प्राप्तांकों की व्याख्या हेतु प्रासंगिक मानकों का निर्माण किया जाता है, यानी कि इस तरीके से चीज़ें बनाई जाती हैं। फिर उसमें जो नेक्स्ट हेडिंग आ जाता है हमारा निर्देशन, शिक्षा की प्रभावशीलता का ज्ञान करना, चयन, वर्गीकरण, शिक्षा प्रणाली में सुधार। तो ये कुछ चीज़ें हो जाती हैं आपके, ये जो हमारे 10-12 जो हेडिंग हो जाती है इसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि किस तरह से मूल्यांकन के क्या क्या उद्देश्य हो जाते हैं। लास्ट हमारा इसमें जो आ रहा है 13 पॉइंट यानी कि परीक्षा प्रणाली में सुधार करना। छात्रों को परीक्षा प्रणाली में सुधार करने का आधार प्रस्तुत करना तथा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक मापनों के निर्धारण करना। ठीक है, अब इसमें क्या चीज़ें हैं कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि किस तरीके से चीज़ें डिवाइडेड हैं। अगर हम लोग बात करें शिक्षा के मूल्यांकन के क्षेत्र की तो उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है आपका शिक्षण, दूसरा प्रशासन, तीसरा निर्देशन व परामर्श और लास्ट जो आ जाता है आपका है भविष्य कथन। इसको इन शॉर्ट बहुत अच्छे से रे डायग्राम के फॉर्म में हम किस तरीके से समझ सकते हैं। फर्स्ट अगर हम लोग बात करें शिक्षण की तो उसमें आपको कुछ पॉइंट्स में चीज़ें दी गई हैं कि किस तरह से क्या चीज़ें हैं। तो शिक्षण की जब हम लोग बात करेंगे तो उसमें पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षक एवं छात्र, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। जब हम लोग बात करते हैं प्रशासन की तो शैक्षिक नीति निर्धारण, वर्गीकरण एवं व्यवस्थापन, शिक्षण एवं मूल्यांकन, प्रमाण पत्रों का वितरण, शिक्षण से संबंधित सभी पक्षों की गुणवत्ता नियंत्रण आदि, छात्रों के चयन, शिक्षण, तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। लास्ट इसमें आ जाएगा पाठ्य पुस्तकों की गुणवत्ता का मूल्यांकन। फिर उसके बाद जो हमारा थर्ड पोर्शन है निर्देशन व परामर्श, उसमें क्या क्या चीज़ आ जाएंगी, विषय व व्यवसाय का चयन में सहायता देना कि किस तरह से क्या चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे बात हेडिंग से आपको पता चल रहा है कि एक तरीके का निर्देशन व परामर्श दिया जा रहा है। निदानात्मक कार्य यानी कि हम कह सकते हैं कि इस तरीके से। लास्ट इसमें आ जाएगा कि शिक्षण प्रशासन आदि की प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने हेतु परामर्श देने के लिए, तो ये एक बात हो जाती है। और जो लास्ट हो जाता है हमारा भविष्यवाणी कथन, यानी कि छात्र की दृष्टि से हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा का नवीन आयाम विकसित करने के लिए, या लास्ट इसमें चीज़ें आ जाती हैं कि शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में समाज की आवश्यकता के अनुसार, यानी कि समाज की आवश्यकता के हिसाब से शिक्षा के विभिन्न पक्षों के मतलब परिवर्तन करने में सहायता देना। तो ये सारी कुछ चीज़ें हो जाती हैं जो आपका आ जाता है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से बात हो जाती है उद्देश्यों की। एक बार फिर से हम देखते हैं कि हम लोगों ने आज क्या क्या चीज़ों को रिवाइज किया। तो सबसे फर्स्ट जो हमारा आज हेडिंग हम लोग ने स्टार्ट करी थी शैक्षिक मूल्यांकन की, यानी कि एजुकेशनल इवैल्यूएशन की हम लोग बात कर रहे थे। फर्स्टली हम लोग ने बात की उसके कॉन्सेप्ट की कि किस तरह से क्या चीज़ें हैं, यानी कि कॉन्सेप्ट यानी कि अवधारणा की बात की
कि उसकी क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं। फिर हम लोगों ने अर्थ और परिभाषाएं पढ़ी कि अलग अलग विद्वानों ने किस तरीके से मूल्यांकन से रिलेटेड या मूल्यांकन से संबंधित अपने द्वारा बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं। तो अलग अलग विद्वानों की परिभाषाओं को हम लोगों ने डिस्कस किया। उसके बाद क्या चीज़ें आ जाती हैं, हम लोगों ने मूल्यांकन की विशेषताओं के बारे में बात की कि किस तरह से कितनी विशेषताएं हैं, ये क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं। विशेषताओं के बाद अगर हम लोगों ने लास्टली जो बात की वो है आपका मूल्यांकन के उद्देश्य। तो इसको हम लोगों ने पॉइंट में पढ़ा कि किस तरह से कितने और क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं। तो इस तरीके से अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली। हमारा जो अध्याय यूनिट फर्स्ट का जो फर्स्ट अध्याय है जो कि आपका है मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, यानी कि मापन एवं मूल्यांकन में हम लोगों ने करीब करीब क्या क्या चीज़ें पढ़ ली है। मापन से रिलेटेड ओवरऑल सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। मूल्यांकन आज हम लोगों ने पढ़ा। उसके आगे का जो चीज़ें हैं वो हम लोग नेक्स्ट यूनिट में स्टार्ट करेंगे बेटा। नेक्स्ट मतलब सॉरी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, कंटिन्यू करेंगे और उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे मूल्यांकन की आवश्यकता एवं महत्व और उसी के आगे हम लोग बात करेंगे। तो इस तरीके से आज का जो हमारा रिवीजन का सेशन था यहीं पे फिनिश करते हैं। बाकी का आप लोग पढ़िए, रिवाइज करिए, चीज़ों को देखिए, समझिए और बाकी का हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये आपका आज हम लोगों ने बात की शैक्षिक मूल्यांकन की, यानी कि एजुकेशनल इवैल्यूएशन की आज हम लोगों ने डिस्कस किया। तो इस तरीके से आज का हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।